हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका होस्ट, आपका ट्यूटर अमन बहल। अगेन संक्रांति की आपको ढेरों शुभकामनाएं। अब फेस्टिविटीज़ का माहौल है, रोज़ कोई ना कोई त्यौहार आता रहेगा। अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना होने दें। मैं भी कोशिश करता हूं, चाहे टाइम कितना भी मिले, क्लास देरी से मिले, लेकिन रोज़ आपको मिले। आज का आर्टिकल द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल लिखा गया है प्रवासी भारतीयों पे, इंडियन डायस्पोरा पे। भारत से बाहर रहने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। इंटरेस्टिंग लगा मुझे काफ़ी, और आपको लगेगा ये क्विज़ आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग। जो भी इस क्लास में आप सीखेंगे, क्लास के लास्ट में इस क्विज़ पे अपने को अप्लाई करना है। इसमें कॉम्प्रीहेंशन, वोकैब और ग्रामर तीनों इंक्लूडेड हैं। सॉल्यूशंस क्विज़ के क्लास के लास्ट में करवाएंगे आपको, हर रोज़ की तरह। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए, कह रहा है जी इंडियंस एब्रोड। एब्रोड मतलब देश से बाहर, इसको ओवरसीज़ भी बोलते हैं। ओवरसीज़ लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है, जो समंदर पार करके चला गया हो देश छोड़ के। और इंडियंस आप समझते हैं। कह रहा है जी भारत से बाहर रहने वाले इंडियंस। अच्छा, क्या कहना चाह रहा है इनके बारे में? कह रहा है एब्सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ रिमेन्स द मेन ड्राइवर ऑफ माइग्रेशन। कह रहा है जो एब्सेंस है, ना मौजूदगी है, और किस चीज़ की? अपॉर्चुनिटीज़ की या मौक़ों की। यहाँ पे बात की जा रही है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, रोज़गार के अवसरों की। कह रहा है इनकी जो कमी है ना, यही बना हुआ है सबसे बड़ा ड्राइवर, सबसे बड़ा रीज़न माइग्रेशन के पीछे, या लोगों के देश छोड़ के जाने के पीछे। तो आप सुनते होंगे बहुत लोग करोड़पति बन गए, मिलियनर बन गए, देश छोड़ के चले गए। वो बहुत कम है, वो हज़ारों में है। जो लाखों में बाहर जाते हैं वो लोग होते हैं जिनको देश में नौकरी नहीं मिल रही होती, छोटा मोटा काम कर लेते हैं बाहर जा करके, और यही ड्राइवर होता है उनका देश छोड़ने का। चलिए, एब्सेंस सब्जेक्ट है हमारा, रिमेन्स इसकी वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, पीछे एस लगा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में। माइग्रेशन का मतलब होता है देश छोड़ के या अपना घर छोड़ के कहीं जाना। गांव से शहर आए, छोटे शहर से बड़े शहर में, एक देश से दूसरे देश में, ये सब चीज़ों को आप माइग्रेशन बोलते हैं। हिंदी में इसको पलायन बोला जाता है। अब माइग्रेशन से जुड़े हुए आपको 2-3 अच्छे वर्ड्स करवाता हूँ, एक साथ दिमाग में रखोगे तो बैठ जाएंगे। मैं लिख के नहीं लाया, अभी आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए, पहला वर्ड हमारे पास माइग्रेंट, दूसरा वर्ड है इमिग्रेंट, और तीसरा वर्ड है एमिग्रेंट। ठीक है, 2 वर्ड्स और भी हैं, बाद में ऐड कर देंगे। देखिए, माइग्रेंट और इमिग्रेंट एक ही बात है। इमिग्रेंट वो आदमी है जो आपके देश में किसी दूसरे देश से आया है। अगर आप यहाँ से कनाडा चले जाएं तो कनाडा में जाके आप इमिग्रेंट बन जाएंगे, इंडियन इमिग्रेंट। समझ गए ना? तो जहाँ जाते हैं वहाँ डेस्टिनेशन पे आप कहलाते हैं, मंजिल पे कहलाते हैं इमिग्रेंट। और जब भारत से आप निकले, यहाँ से आपने टिकट पकड़ ली है ना, प्लेन में बैठ गए, तो जहाँ से आप निकले वहाँ आप कहलाते हैं एमिग्रेंट। एक ही आदमी है, 2 अलग अलग आदमी नहीं है। जहाँ से गया था वो लोग उसको बुलाते हैं एमिग्रेंट, और जहाँ वो पहुँचने वाला है वो लोग उसको बुलाएंगे इमिग्रेंट। और ये एमिग्रेंट और इमिग्रेंट को एक सिंपल वर्ड से बताना हो, अगर कन्फ्यूजन हो तो उसको माइग्रेंट बोल देते हैं। ठीक है, माइग्रेंट में यहाँ वालों के लिए भी और वहाँ वालों के लिए भी। मेरे ख्याल से आसान होगा याद करना। चलो, अब इससे जुड़े हुए 2 वर्ड्स और देख लो। एक वर्ड है जी एक्सपैट्रिएट, और एक वर्ड है रिपैट्रिएट। यही लिख देता हूँ, एक्सपैट्रिएट। ठीक है, देखिए, एक्सपैट्रिएट एमिग्रेंट ही होता है जो अपने देश से छोड़ करके, है ना, एब्सेंट हो, अपनी कंट्री को छोड़ के बाहर जाए। और अगर वो वापस आ जाए कनाडा से, उसको लगे भाई इंडिया ही ठीक है यार, वहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी मुझे, है ना, कुछ काम कर लूँगा, कनाडा में मज़ा नहीं आ रहा, तो जब वो घर वापस आएगा वो कहलाएगा रिपैट्रिएट। ये दोनों याद करने बहुत आसान है, इसलिए क्योंकि पैट्रिएट यानी देशभक्त, वहीं से ये वर्ड बना है, स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है। एक्सपैट्रिएट हैं तो अब आप देश छोड़ के जा चुके हैं, अब आप देशभक्त नहीं हैं, देश में रहते नहीं हैं, तो देश की भक्ति क्या करोगे भाई। और रिपैट्रिएट वो आदमी है जो फिर से देशभक्त बन गया है, पैट्रिएट बन गया है, वापस देश में आ गया है। चलो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये 5 वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। माइग्रेंट से ही बनता है माइग्रेशन, नाउन फॉर्म में। माइग्रेंट जो आदमी गया और जो वो काम कर रहा है वो कहलाता है माइग्रेशन। इमिग्रेंट से ही बनता है इमिग्रेशन, ठीक है, और एमिग्रेंट से ही बनता है एमिग्रेशन। नाउन फॉर्म है ये भी नाउन्स हैं वैसे तो, लेकिन इनको जाने और आने का जो काम है, उस क्रिया को, उस एक्शन को बोलते हैं माइग्रेशन, इमिग्रेशन या एमिग्रेशन। अगर आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक इमिग्रेशन काउंटर भी मिलेगा। जिस दिन आप देश छोड़ के जाएंगे वीज़ा लेके किसी और कंट्री का, वहाँ आपको डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़नी होगी,
इमिग्रेशन काउंटर से अपने पासपोर्ट वीज़ा को चेक करवाना होगा। चलिए अब आ जाओ, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। वोकैब आज अच्छी है, ग्रामर भी अच्छी है, कुछ नए रूल्स हैं आज आपसे शेयर करूंगा। जल्दी से क्लास को एक लाइक और एक शेयर दे दो ताकि इस क्लास को इसी क्वालिटी के साथ में रोज़ लाया जा सके। अच्छा, सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए YET के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आपको टेलीग्राम में सर्च करना है, देखो @YourEnglishTutor, जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा। 27,000 28,000 इसमें सब्सक्राइबर्स हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही YET ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयारी के लिए। इन यूट्यूब क्लासेस के साथ साथ अगर आपको राइटिंग भी सीखना हो, SSC, बैंकिंग, UPSC के लिए तैयार करना हो अपने इंग्लिश के सेक्शन को, तो YET ऐप है आपके लिए, आपकी अपनी ऐप है। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है। हमारा राइटिंग कोर्स है, फ्लैगशिप कोर्स। 50,000 से ज़्यादा लोग इसमें एनरोल्ड हैं। इस कोर्स में आपको 50 घंटों में या लगभग 60 घंटों में इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। फ़ायदा ले सकते हैं इसको कूपन लगा करके। इसी तरीके से आपको मिलेगा UPSC का कोर्स, जो कि राइटिंग कोर्स से और ज़्यादा एडवांस्ड है। हिंदी से इंग्लिश में आपको माइग्रेट किया जाता है इस कोर्स में, UPSC के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए। इसमें CSAT, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द कोर्स। इसका भी फायदा आप ले सकते हैं। SSC और बैंकिंग के भी प्रैक्टिस पैक्स आपको मिलेंगे, जिसमें SSC बैंक के सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको रेडी करवाया जाता है एग्जाम पैटर्न्स के हिसाब से। चलिए, ऐप का फायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है और ये नंबर है टीम का। व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके पास हो। ऑलराइट, वोकैब शीट अपनी जूम इन कर दूँ थोड़ा सा इसको। पहला वर्ड है सीमी, बड़े अच्छे से करवाया हुआ ये वर्ड। सीमी का मतलब होता है जिसमें सीम्स हों, SEAM, और सीम का मतलब होता है रिंकल्स, सलवटें, है ना। चाहे शरीर पे पड़ी हों, स्किन पे पड़ी हों, किसी कपड़े में पड़ी हों। जब भी आप कपड़ा कोई लेंगे ना, तो अगर आप उसको दूसरी तरफ से देखेंगे, अंदर की तरफ से, उसमें आपको बहुत सारी सीम्स मिलेंगी, सलवटें मिलेंगी, टांके मिलेंगे। और हमेशा अपने कपड़े को टांके वाली साइड अंदर करके पहनते हैं। भाई आपने कोई शर्ट ली, कोई जीन्स ली, है ना, कोई ट्राउजर्स लिए, अंदर की तरफ टांके रहते हैं ना, सिलाई रहती है, बाहर की तरफ वो प्लेन होती है। तो जो सीमी साइड होती है वो हमेशा ढकी रहती है, अंदर की तरफ रहती है। और सीमी का मतलब ये होता है रफ, ऐसी चीज़ जो देखने में, एक्सपीरियंस करने में अच्छी ना हो। समझ पाए? चिल्ड्रन विद रिच पेरेंट्स रेयरली एक्सपीरियंस द सीमी साइड ऑफ लाइफ। वो बच्चे जो रिच पेरेंट्स से घर में पैदा होते हैं वो रेयरली ही एक्सपीरियंस करते हैं या कभी ही एक्सपीरियंस नहीं कर पाते सीमी साइड को या रफ साइड को। और किसका? लाइफ का, इन देयर चाइल्डहुड, अपने बचपन में। चलिए, टांकों से, सलवटों से इस वर्ड को कनेक्ट रखेंगे तो याद रहेगा, कनेक्टेड रखेंगे तो। सीमी से ही एक और वर्ड बनता है सीमलेस। शर्ट का वो हिस्सा, ट्राउजर का वो हिस्सा जो बाहर की तरफ दिखाते हुए पहनते हैं, जिसमें कोई टांका नहीं होता, कोई सलवट नहीं होती, जो स्मूथ हो, प्लेजेंट हो, अच्छा लगे, सीमलेस। चलिए, हार्श, अनप्लेजेंट इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड इज, कहाँ गया? नेक्स्ट वर्ड इज डायस्पोरा। डायस्पोरा एक वन वर्ड है। किसी भी देश से गए हुए प्रवासी जो ग्रुप होता है लोगों का, उनको बोलते हैं डायस्पोरा। मान लीजिए 50 आदमी आपके शहर से कनाडा में जाके बस गए, है ना, तो वो आपके शहर, मान लो लखनऊ से आप, तो वो लखनऊ की डायस्पोरा है कनाडा में या US में। वैसे ही आपको इंग्लैंड में मिलेगी इंडियन डायस्पोरा, है ना। इंडिया के सभी लोग अगर मिलके एक ग्रुप बना लें तो वो कहलाएगी इंडियन डायस्पोरा। राजस्थानी डायस्पोरा मिल सकती है आपको, गुजराती डायस्पोरा मिल सकती है। तो एक कम्युनिटी जो बाहर जाके बस जाए और एक साथ रहे, वो कम्युनिटी कहलाती है डायस्पोरा। और ज़रूरी नहीं है इंडियंस के लिए ही हो, यहाँ पे कोई अफ्रीकन मिल जाए आपको 15, है ना, गुजरात में खूब मिलेंगे आपको, तो वो अफ्रीकन डायस्पोरा है जो भारत में रहती है। तो इंडियन डायस्पोरा इन टेक्सास गैदर्ड ऑन द रोड्स टू वेलकम PM मोदी। भारतीय प्रवासी टेक्सास नाम के शहर में या स्टेट में अमेरिका के सड़कों पे गैदर हो गए PM मोदी को वेलकम करने के लिए। इमिग्रेंट्स, माइग्रेंट्स, एमिग्रेंट्स जो करवाए थे आपको, वही वर्ड्स हैं सारे। एक्सपेट्रिएट और रिपेट्रिएट्स भी इनको बोल सकते हैं। रिपेट्रिएट तो एंटर नहीं होगा जब ये वापस आएंगे। चलिए, अगला वर्ड अपने पास एसिमिलेट, सॉरी एब्जॉर्ब। देखिए, एब्जॉर्ब वर्ड के दो मीनिंग्स हैं। मीनिंग तो एक ही है, दो तरीके से यूज़ होता है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख लेना। अगर आप मिट्टी में पानी डालें, स्पंज में पानी डालें, तो वो पानी को सोख लेगा। और अगर आप इस पूरे ज्ञान को जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसको भी दिमाग में बिठा लें, सीख लें, तो आप इस ज्ञान को, इस नॉलेज को भी सोख रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को ग्रहण करना, चाहे मिट्टी पानी को ले रही हो सोख करके, चाहे आप किसी की बात समझ रहे हो, सीख रहे हो, नॉलेज को एब्जॉर्ब करना कहलाता है। ठीक है, एब्जॉर्ब को एसिमिलेट करना भी बोलते हैं। यू विल सी दिस वर्ड एसिमिलेट इन द आर्टिकल टुडे। किसी को अपने अंदर बसा लेना, एसिमिलेट करना। द सैंड एब्जॉर्ब्ड और एसिमिलेटेड ऑल द वाटर। सैंड ने, रेत ने सोख लिया या अपने अंदर ले लिया सारा पानी, ऑल द वाटर। अ गुड स्टूडेंट एम्स टू एब्जॉर्ब एवरीथिंग ही और शी रीड्स। एक अच्छा स्टूडेंट एम करता है कि वो सोख ले या ग्रहण कर ले हर वो चीज़ जो वो पढ़ता है, एवरीथिंग ही और शी रीड्स। सक इन करना, कंज्यूम करना, स्पॉन्ज अप करना, एसिमिलेट करना। आज ये एसिमिलेट वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे।
सारे सिनोनिम्स हैं ये, है ना अब्जॉर्व के। चलिए अगला वर्ड अपने पास इंटरेक्टेबल। देखिए एक वर्ड होता है अंग्रेजी में इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता है किसी से इंगेजमेंट, बातचीत, किसी से मिल के काम करना, है ना, समस्या को सुलझाना, और वहीं से वर्ड बना है इंटरेक्टेबल। लेकिन ये ऑटो एंटोनिम है। इंटरेक्टेबल का मतलब होता है ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई, है ना, सिचुएशन जिस पे कितनी भी बात कर लो, कितना भी हल निकाल लो, लेकिन उसका हल नहीं निकलेगा, जो बहुत डिफिकल्ट टू हैंडल हो, मैनेज हो, जिसका हल निकालना, एड्रेस करना, मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो। अफ्रीका एंड एशिया स्टिल सफर फ्रॉम इंट्रैक्टेबल पॉवर्टी। अफ्रीका और एशिया आज भी सफ़र कर रहे हैं ऐसी पॉवर्टी से, गरीबी से, जो डिफ़िकल्ट टू मैनेज है, जिसका हल निकालना मुश्किल है, इंट्रैक्टेबल है। चलिए ऐसे इंट्रैक्शन से इसको याद रखोगे तो उल्टा निकलता है वर्ड, है ना, मीनिंग जो निकलना चाहिए उससे एंटोनिम बन रहा है। लास्ट वर्ड अपने पास एम्बिट। एम्बिट का मतलब होता है हिंदी में दायरा, स्कोप, अधिकार क्षेत्र। इसको जुरिस्डिक्शन, परव्यू या स्फीयर भी बोलते हैं। लॉ मेकिंग पावर्स ऑन पुलिस एंड एग्रीकल्चर फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। कानून बनाने की ताकतें पुलिस पे और खेती पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे फॉल करती हैं दायरे में, अधिकार क्षेत्र में, स्फीयर में, भारत के राज्यों के, स्टेट्स ऑफ इंडिया के। तो आपको पता होगा कानून, है ना, एक स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है। तो स्टेट लिस्ट में पुलिस और एग्रीकल्चर फॉल करते हैं। चलिए 5 वर्ड्स हैं, डिटेल में आगे बता दिया आपको मैंने। टेलीग्राम ग्रुप से शीट डाउनलोडेबल है, रोज़ मिल जाती है आपको, ग्रुप को डाउनलोड कर लेना, है ना, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना। चलिए आर्टिकल पे आए, एक समरी आपको दें। समरी ये है जी, भारत से जो लोग बाहर गए हैं और जिन्होंने बहुत नाम किया है ना, अपने नाम लेते हैं सुंदर पिचाई का, सत्या नाडेला का, तो ये सब लोग तो बड़े बड़े बहुत कम हैं, मुट्ठी भर हैं। ज़्यादातर लोग जो बाहर जाते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, टॉयलेट साफ़ करते हैं, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते हैं, रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, वेटर्स और वेट्रेसेस का। तो ये सब छोटे मोटे काम करने वाले लोगों को कभी पहचान नहीं मिलती। और भारत सरकार भी एक प्रवासी भारतीय दिवस मनाती है हर साल, और उस प्रवासी भारतीय दिवस में इन छोटे लोगों को या इनकी समस्याओं को डिस्कस नहीं किया जाता। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो तो भारत से बाहर जाके भी स्ट्रगल करता है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि इन लोगों पे बात की जाए और इनकी समस्याओं को सरकार सुने। ठीक है, आज की टोन है ऑब्जेक्टिव और साथ में है एनालिटिकल। ऑब्जेक्टिव टोन वो होती है जिसमें आप ना सही ना गलत बता रहे हो, बस चीज़ें जैसी हो वैसा का वैसा, है ना, वस्तुनिष्ठ बोलते हैं हिंदी में इसको, जिसमें आप अपनी राय नहीं थोपते हैं, जो सब चीज़ें सामने हैं आंकड़ों के साथ आप खेलते हैं, है ना। तो ये आंकड़ों वाला आर्टिकल है, कैसे भारत के लोगों को, इंडियंस जो बाहर है, परेशान है। चलिए अब शुरू करते हैं इसको। कह रहा है जी, एट द इनॉग्रेशन ऑफ द 18th एडिशन ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस और पीबीडी लास्ट वीक, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्क्राइब द इंडियन डायस्पोरा एज इंडियाज एम्बेसडर टू द वर्ल्ड। कह रहा है जी, इनॉग्रेशन के वक्त, इनॉग्रेशन का मतलब होता है फीता काटना, कमेंसमेंट करना, किसी चीज़ का, समझ गए ना, शुरुआत करना। कह रहा है जी, शुरुआत के वक्त, फीता कटने के वक्त 18वें संस्करण की या एडिशन की इस प्रवासी भारतीय दिवस के, जो हर साल मनाया जाता है और इस बार पिछले हफ्ते मनाया गया, लास्ट वीक। कह रहा है जी, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की कमेंसमेंट के दिन हुआ क्या। पीएम मोदी जो हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया या बताया, परिभाषित किया भारत से बाहर जाने वाले लोगों को, इंडियन डायस्पोरा को, और कैसे इंडिया के राजदूतों के तौर पे, एम्बेसडर्स के तौर पे, जो वो पूरी दुनिया के लिए हैं, टू द वर्ल्ड। तो अगर आप इंडिया से यूएस में रह रहे हैं तो इंडियन कल्चर के एम्बेसडर आप, है ना, वहाँ आप लोगों को बताएंगे कि योगा क्या होता है, सब्जी कैसे बनती है। तो आप इस तरीके से देश को आप रिप्रेजेंट करते हो जहाँ भी जाते हो। तो पीएम मोदी ने भी यही बताया कि इंडियन डायस्पोरा भारत के सभी एम्बेसडर्स हैं जो भारत से बाहर गए हैं। और ये सारा काम वो कैसे करते हैं, हैविंग सीमलेसली असिमुलेटेड इनटू द लोकल सोसाइटी, सर्व द कम्युनिटी एंड कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। ये वो सारा काम करते हैं प्रतिनिधि बनने का, एम्बेसडर बनने का दुनिया के सामने। इस काम को करने के बाद हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये काम पहले वो कर चुके हैं। पहले वो सीमलेसली या स्मूथ तरीके से घुल मिल जाते हैं, एसिमुलेट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं वहाँ के लोकल कम्युनिटी में, वहाँ के समाज में, फिर सर्व करते हैं वहाँ के समाज को, उनकी सेवा करते हैं, और फिर कंट्रीब्यूट करते हैं भारत की ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी में, विकास और समृद्धि में, वहाँ से पैसा भेज के। तो ये 3 काम जब ये कर देते हैं ना, हैविंग डन ऑल दीज थिंग्स, उसके बाद वो भारत के प्रतिनिधि बनते हैं मिस्टर मोदी के हिसाब से। ठीक है, मिस्टर मोदी की वो है डिस्क्राइब करना किसी को, है ना, किसी को किसी खास तरीके से परिभाषित करना। डायस्पोरा आप देख चुके हैं।
हैविंग प्लस में V3 यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल है। अभी ये पूरा आपको करवाऊंगा कॉन्सेप्ट क्या होता है, देख लेना। सीमलेसली मतलब एकदम प्लेजेंट तरीके से, स्मूथ तरीके से एसिमुलेट करना, कहीं जाके घुल मिल जाना, है ना। जैसे मिट्टी रेत में पानी बताया था ना आपको, एब्जॉर्ब होना, एसिमुलेट करना। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। चलो अब कॉन्सेप्ट देख लो, ये फटाफट शुरू में दिखा देता हूँ, बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये हैविंग एसिमुलेटेड क्या होता है। देखिए इसको बोला जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल, और परफेक्ट पार्टिसिपल एक ऐसे काम को बताता है जो काम ऑलरेडी हो चुका है मेन वर्ब से पहले। चलो मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, इससे थोड़ा और अच्छे समझ पाओगे। हैविंग किल्ड द विक्टिम द मर्डरर फ्लड फ्रॉम द क्राइम सीन। देखिए मेन काम तो ये हुआ है कि जो मर्डरर है, हत्यारा है, वो फ्लड किया है। फ्लड करना यानी भाग निकलना, 9 तो 11 हो जाना। जो हत्यारा था वो भाग निकला क्राइम सीन से, मेन काम तो ये हुआ है। लेकिन कौन से काम के बाद भागा वो भाई? वो भागा विक्टिम को मारने के बाद में, अपने शिकार की हत्या करने के बाद में। समझ पा रहे हो? तो जो काम पहले हो चुका है उस काम को हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के, ध्यान देना, हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के परफेक्ट पार्टिसिपल बना के लिखा जा सकता है। अगर इस फॉर्मूला से चलें तो दूसरा सेंटेंस देखो, हैविंग आस्क्ड डिफिकल्ट क्वेश्चंस द स्टूडेंट बिकेम नर्वस ड्यूरिंग द वाइवा। डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाने के बाद स्टूडेंट जो है वो नर्वस हो गया ओरल एग्जाम में, वाइवा में। सेंटेंस बिल्कुल सही है, पहले उसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए, फिर वो नर्वस हो गया। अब ध्यान देना थोड़ा, है ना, अच्छे से देखो। इस केस में मर्डरर ही भागा था, हत्यारा ही भागा था, और हत्यारे ने ही किल किया था विक्टिम को। लेकिन दूसरे केस में स्टूडेंट नर्वस तो हुआ है, लेकिन स्टूडेंट ने सवाल नहीं पूछे हैं, स्टूडेंट से सवाल पूछे गए हैं। थोड़ा रिंग किया दिमाग में घंटी? दूसरे सेंटेंस में स्टूडेंट ने सवाल नहीं पूछे हैं, स्टूडेंट से सवाल पूछा गया है। यानी स्टूडेंट पार्टिसिपल के एक्शन का रिसीवर है। अगर ये रिसीवर है, इसके ऊपर एक्शन हो रहा है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल भी एक्टिव में यूज ना करके आप यूज करेंगे पैसिव में। और पैसिव में जैसे परफेक्ट टेंस यूज होता है वैसे पार्टिसिपल यूज होगा, हैविंग प्लस में बिन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पे स्टूडेंट ने सवाल नहीं पूछे, उससे पूछे गए थे, तो मुझे लिखना चाहिए हैविंग बिन आस्क्ड डिफिकल्ट क्वेश्चंस द स्टूडेंट बिकेम नर्वस ड्यूरिंग द वाइवा। क्लियर है? तो ये मैं आपको डिस्टिंक्शन सिखाना चाह रहा हूं, परफेक्ट पार्टिसिपल कब एक्टिव में लगेगा, कब पैसिव में लगेगा। एक सेंटेंस और ट्राई करते हैं। हैविंग बीन फाउंड द मूवी बोरिंग पीपल लेफ्ट द मूवी हॉल इन द इंटरवल। यहां लेफ्ट लिख देता हूं। मूवी को पाने के बाद या फाउंड करने के बाद में कि वो बोरिंग है, व्हेन यू फाइंड समथिंग बोरिंग, आपको वो चीज़ बोरिंग लग रही है, तो ऐसा एहसास होने के बाद में कि मूवी बोरिंग है, लोगों ने मूवी हॉल को इंटरवल में छोड़ना शुरू कर दिया। अब मुझे बताओ, क्या लोगों को मूवी बोरिंग लगी या मूवी को लोग बोर लगे? आप मूवी देखने गए और मूवी ने बोल दिया भाई आदमी बोर है, ऐसा होता है क्या? लोगों को बोर, समझ पा रहे हो? लोगों ने फील किया कि मूवी बोरिंग है। पीपल यहां पे सब्जेक्ट है पार्टिसिपल के एक्शन का, और अगर ये सब्जेक्ट है ना भाई साहब, तो हैविंग बिन का इस्तेमाल नहीं होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव में लगेगा और आप लिखेंगे हैविंग फाउंड द मूवी बोरिंग। भाई लोगों ने ही मूवी को बोरिंग फाइंड किया, तो पीपल हैविंग फाउंड द मूवी बोरिंग लेफ्ट द मूवी हॉल इन द इंटरवल। चलिए, मेरे ख्याल से बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है, 3-4 मिनट में जितना अच्छे समझाया जा सकता था समझाया आपको मैंने। अलग से वीडियो हो चुकी है इस पर, बेसिक्स जिन बच्चों ने देखी है, सारे पार्टिसिपल्स आपको अच्छे से वहाँ मिल जाएंगे। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्लास वर्क जो सीखा उसको अप्लाई करना है। हैविंग अटैक्ड या बीन अटैक्ड बाय रशिया, यूक्रेन इज फाइटिंग फॉर इट्स सोवेरेनिटी। रशिया से हमला होने के बाद में यूक्रेन फाइट कर रहा है अपनी सोवेरेनिटी के लिए, अपनी आज़ादी और संप्रभुता के लिए। तो हैविंग अटैक्ड या हैविंग बीन अटैक्ड, क्या लिखेंगे यूक्रेन के लिए? यूक्रेन ने अटैक किया या यूक्रेन पे अटैक हुआ? ठीक है, अपने स्व विवेक से, अपने खुद के डिस्क्रिप्शन से डालना कमेंट्स में, अटेम्प्ट तो करो, सही गलत होगा आपको कमेंट्स में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां भी वही हुआ है, ये घुस गए, एसिमुलेट कर गए, है ना, लोकल कम्युनिटी में। हैविंग सर्व्ड, यहां भी हैविंग लगा हुआ है, और हैविंग कंट्रीब्यूटेड, इन्होंने कंट्रीब्यूट भी कर दिया। Karachi, the strength of the Indian origin community worldwide of over 35 million, about 15.85 million NRIs and 19.57 million PIOs who are foreign nationals, is their ability to adapt and thrive in difficult fields. देखो ये सेंटेंस लंबा है, अभी आगे और चल रहा है, देख रहे हो इतना लंबा सेंटेंस। ऐसे लंबे सेंटेंस में अगर आपको 2 डैश दिख जाएं तो क्या करना है जी? दोनों डैशेस के बीच का जो टेक्स्ट है उसको छोड़ देना है, पढ़ना ही नहीं है, बाकी का पढ़ो। कह रहे जो स्ट्रेंथ है इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी की दुनिया भर में, स्ट्रेंथ यानी मजबूती, और स्ट्रेंथ कितनी है?
35 मिलियन की, 3.5 करोड़ इंडियंस है, 35 मिलियन मतलब 3.5 करोड़ जो भारत से बाहर है। कह रहा है 3.5 करोड़ लोगों की जो ताकत है ना, भारत से बाहर रहने वाले लोगों की, बीच का मैंने छोड़ दिया। कह रहा है जी वो ताकत है इनकी, ये एबिलिटी, इनकी ये क्षमता। और एबिलिटी क्या है हमारी भाई? एबिलिटी यही है, टू अडेप्ट एंड थ्राइव इन डिफरेंट फील्ड्स। हम अडेप्ट करते हैं, अपने आप को ढालते हैं, और थ्राइव करते हैं, डेवलप करते हैं, प्रॉस्पर करते हैं अलग अलग फील्ड्स में। और कौन कौन से फील्ड्स? इंक्लूडिंग इन पॉलिटिक्स, जिसमें शामिल है पॉलिटिक्स भी। कह रहा है जी वेयर इंडियन ओरिजिन पीपल हैव बिकम लीडर्स ऑफ मोर देन 30 कंट्रीज, जहां पे इंडिया के ओरिजिन के लोग लीडर्स बन चुके हैं, राजनेता बन चुके हैं 30 से ज़्यादा देशों में। तो यही हमारी स्ट्रेंथ है, हम जहाँ जाएंगे वहाँ घुल जाएंगे, और घुल करके उनकी भाषा सीख के, उनके कल्चर में घुस करके वहाँ की पॉलिटिक्स तक में चले जाएंगे, उन्हीं लोगों के नेता बन करके, है ना, वहाँ कानून बनाएंगे। ये हमारी स्ट्रेंथ है। चलिए अब ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ की वर्ब है इज। द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी इज देयर एबिलिटी। अडेप्ट करना, किसी के सामने खुद को ढालना, थ्राइव करना, प्रॉस्पर करना, डेवलप करना, फलना फूलना। इंडियन ओरिजिन पीपल की वर्ब है हैव बिकम, दे हैव बिकम द लीडर्स ऑफ मोर देन 30 अदर कंट्रीज। चलो अब ये बीच वाला देख लो, ये 35 मिलियन के 2-3 टुकड़े कर दिए इसने। बीच में क्या लिखा? कह रहा है जी अबाउट 15.85, एक सेकेंड, अबाउट 15.85 मिलियन एनआरआईज और इतने मिलियन पीआईओज। 35 मिलियन में से लगभग 16 मिलियन तो एनआरआईज हैं, जिन्होंने भारत का पार्ट, समझ गए ना, नॉन डिसाइडिंग इंडियंस है, भारत से बाहर रहते हैं, इंडियंस तो है लेकिन भारत में रहते नहीं है, बस इतना ही रहते हैं इंडिया में आकर के, है ना, इनकी जो है वो बनी रहे, इनकी नागरिकता बनी रहे। और 19.57 मिलियन या 5-7 मिलियन हैं पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, जिनके माँ बाप कभी भारत में थे। अब ये लोग जो हैं इंडियन ओरिजिन के हैं, एक्चुअल में अमेरिका में पैदा हुए हैं तो अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए हैं तो ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है, इनका ओरिजिन इंडियन है। तो इस तरीके से 35 मिलियंस की इन्होंने बात की। कह रहा है जी ये वही हैं हु आर फॉरेन नेशनल्स, जो कि फॉरेन नेशनल्स भी हैं, बाहर ही रहते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी वेयर दे रिटेन देयर इंडियन पासपोर्ट्स, द डायस्पोरा इज नोन फॉर इट्स डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज इन मैनी प्रोफेशनल स्फीयर्स। कह रहा है जहाँ पे, जिस केस में वेयर ये लोग रिटेन करते हैं अपने इंडियन पासपोर्ट को, यानी भारत की नागरिकता को बनाए रखते हैं, कह रहा है जी उस केस में डायस्पोरा जानी जाती है इसकी खास, डिस्टिंग्विश्ड, यूनिक सर्विसेज के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल स्फीयर्स में, बहुत सारे अलग अलग जो है, समझ गए ना, व्यवसायों में या जॉब्स में, अलग अलग फील्ड्स के अंदर। स्फीयर का मतलब होता है दायरा, है ना, जॉब या डोमेन। चलिए डायस्पोरा आप समझते हैं, प्रवासी वर्ब है इसकी इज नॉन, सिंगुलर नाउन है ये। डायस्पोरा प्रवासी बनता तो है लेकिन, है ना, सिंगुलर ही ट्रीट होता है। दे आया है डायस्पोरा के लिए, वर्ब है इसकी रिटेन, इंडियंस के लिए आया दे। कह रहा है जी द पीबीडीज पर्पस इज टू सेलिब्रेट दिस सक्सेस एंड डिस्कस इश्यूज ऑफ इंपॉर्टेंस। जो प्रवासी भारतीय दिवस है, इसका पर्पज यही है कि सेलिब्रेट किया जाए इसी कामयाबी को भारतीयों की, और डिस्कस किया जाए उन इश्यूज को जो जरूरी हैं, ऑफ इंपॉर्टेंस है। अब देखो यहाँ सेमीकोलन लगा दिया, इसके बाद जो सेंटेंस लिखा जा रहा है वो इसी सेंटेंस से जुड़ा हुआ है, अलग है लेकिन इससे जुड़ा हुआ है, मिक्स्ड है इससे। कह रहा है जी आगे, कह रहा है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैंडेड आउट अबाउट 27 प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स। जो प्रेसिडेंट साहिबा हैं, मुर्मू साहिबा, इन्होंने थमा दिया, हैंड आउट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया लगभग 27 प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स को इस साल। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों को बुलाया जाता है बाहर से जो इंडियंस थे कभी, और उनको अवार्ड्स, ट्रॉफीज, है ना, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं अच्छे अच्छे काम करने के लिए। पर्पस की वर्ब है इस, पर्पस का मतलब होता है आपका मकसद। मुर्मू साहब की, मैडम की वर्ब है हैंडेड आउट। हैंड आउट करना, कोई चीज़ थमा देना दूसरे को, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना। कह रहा है जी द इवेंट विच वॉज फर्स्ट हेल्ड इन 2003 इज ऑर्गेनाइज अराउंड जनवरी 9। कह रहा है ये इवेंट जो है, जो पहली दफ़ा 2003 में मनाया गया था, सबसे पहले, आज से 21 साल पहले। कह रहा है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है 9 जनवरी को। और कब? व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। जब गांधी जी भारत वापस लौटे थे, रिपैट्रिएट किया था इन्होंने भारत में साउथ अफ्रीका से 1915 के वर्ष में। तो गांधी जी के देश आने की याद में, या उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, जनवरी 9 के आसपास एक हफ्ते के लिए इस प्रोग्राम को हर साल मनाया जाता है ना, प्रवासी भारतीय दिवस को। विच की वर्ब है वॉज हेल्ड, सॉरी, इवेंट की वर्ब है इज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, विच आया इवेंट के लिए, वर्ब है इसकी वॉज हेल्ड। इवेंट को मैं ग्रीन कलर दे दूं, सब्जेक्ट तो बन जाएगा ग्रीन में और वर्ब आ जाएगी इसकी इन ऑर्गेनाइज, इज ऑर्गेनाइज्ड पिंक में। गांधी जी की वर्ब है रिटर्न। कह रहा है द लेटेस्ट इवेंट हेल्ड इन भुवनेश्वर ओडिशा ब्रॉट more than 3,000 delegates from across 70 countries।
कह रहा है जो अभी अभी इवेंट हुआ भुवनेश्वर में उड़ीसा में इस साल, ये खींच लाया अपनी तरफ, ब्रॉड किया इसने 3,000 से ज़्यादा डेलीगेट्स को। डेलीगेट्स होते हैं प्रोफेशनल्स, ग्रुप्स है ना जिनके बाहर से आ रहे हैं किसी काम के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, इनको बोलते हैं डेलीगेट्स। तो 3,000 से ज़्यादा डेलीगेट्स इसमें आए 70 देशों से, विद मच ऑफ द फोकस ऑन हाउ द डायस्पोरा कैन हेल्प इन डेवलपिंग इंडिया। और ये सारा काम हुआ ज़्यादातर फोकस इस चीज़ पे लगा करके कि कैसे ये प्रवासी हेल्प कर सकते हैं डेवलप करने में, भारत को विकसित बनाने में, देश को। विकसित भारत प्रोग्राम इस पूरे प्रोग्राम का नाम है। समझ गए? बड़ा सिंपल सेंटेंस था। लेटेस्ट इवेंट प्रवासी भारतीय दिवस की बात हो रही है, वर्ब है इसकी ब्रॉट, डायस्पोरा की वर्ब है कैन हेल्प। अच्छा चलो, ये फर्स्ट पैराग्राफ तो हो गया। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट आपको करवाता हूँ जो ऊपर हमने मिस कर दिया, नया है आपके लिए और ध्यान से समझना, मजा आएगा आपको सीख के। देखो जी, आपने फिक्स प्रेपोजिशनल फ्रेजेस बहुत सारे पढ़े होंगे। जैसे अडेप्ट के बाद में टू आता है, जिस भी चीज़ के लिए आप खुद को डालें। अडेप्ट टू है चैलेंज, अडेप्ट टू है चेंज, है ना, चुनौती के सामने खुद को डालना, चेंज के सामने खुद को डालना। लिसन के बाद में टू लगाते हैं जिस चीज़ को आप सुन रहे हो, लिसन टू है मूवी, लिसन टू है सॉन्ग। अडियर के बाद में टू आता है जिस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो, तो ये फिक्स्ड है, अडियर टू द रूल्स, है ना। तो ये फिक्स प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जब आपको याद होंगे तभी इस कॉन्सेप्ट को आप हैंडल कर पाओगे। जैसे अग्री जिस चीज़ पे होते हैं तो ऑन लगा के बताते हैं, ध्यान जिस चीज़ पे लगाते हैं, फोकस करते हैं तो ऑन लगा के बताते हैं, ट्रस्ट जिस चीज़ में हो उसमें इन लगा के बताते हैं, है ना। इस तरीके से अब मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चंस कैसे दिखेंगे। वी नीड टू फोकस ऑन द इंस्ट्रक्शंस, हमें ज़रूरत है इंस्ट्रक्शंस पे फोकस करने की, ध्यान देने की। फोकस के बाद में ऑन लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। वी नीड टू लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस, हमें ज़रूरत है इंस्ट्रक्शंस को सुनने की, जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रही है उनकी तरफ ध्यान देने की। ये दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं, अपना अपना फिक्स प्रेपोजिशन वर्ब्स ने लिया हुआ है। लेकिन अगर इन दोनों को हम कंबाइन करना चाहें, भाई दोनों जगह काम तो हमें ही करना है, वी ही बनेगा सब्जेक्ट, ठीक है, और नीड ही बनेगी वर्ब। और हमें करना क्या है जी, हमें दो काम करने हैं, वी नीड टू फोकस एंड लिसन। भाई ये दोनों जो वर्ब्स हैं इन्हीं को उठा के मैं नीचे ले आया, दो अलग अलग काम है, एक साथ एक सेंटेंस में लिख दिए। वी नीड टू फोकस एंड लिसन, यहाँ पे टू ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक है। और किसको सुनना है, द इंस्ट्रक्शंस, ऐसा ही लिखेंगे ना। अब आप बोलोगे सर लिसन के बाद में टू आता तो लगा दो, लिसन टू कर दो, लेकिन अभी भी सेंटेंस गलत है। क्यों? वी नीड टू फोकस ऑन भी तो लिखना पड़ेगा। अब जब इस सेंटेंस को आप देखोगे ना तब आपको थोड़ा अजीब लगेगा। वी नीड टू फोकस ऑन एंड लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस। सर जी ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? भाई साहब इन दोनों प्रेपोजिशंस का ऑब्जेक्ट है इंस्ट्रक्शंस। ये दोनों वर्ब्स जो हैं टू इन्फिनेटिव वाली, ये एंड से जुड़ गई हैं, अपना अपना प्रेपोजिशन इन्होंने लिया हुआ है जो फिक्स प्रेपोजिशनल फ्रेज के हिसाब से चलता है, और इनका ऑब्जेक्ट इनके बाद में रखा हुआ है। अगर इस ऑन को मैं यहाँ से निकाल दूँ तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, बस यही आपको पकड़ना होता है। तो जब भी आपको वर्ब्स जुड़ी हुई मिले एंड से, तो चेक कर लिया करो क्या वर्ब्स के बाद में उनका प्रेपोजिशन जो फिक्स्ड है क्या वो लगा रखा है या नहीं लगा हुआ। दे हैड टू अडेप्ट एंड कंप्लाई विद द न्यू रेगुलेशंस, उनको ज़रूरत थी अडेप्ट करने की और कंप्लाई करने की नई रेगुलेशंस के साथ। क्या गलती है इसमें भाई? कंप्लाई के साथ में विद आता है कि नहीं? कंप्लाई के साथ में विद आता है। कंप्लाई विद करना, किसी चीज़ को सख्ती से फॉलो करना, ठीक है। लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे, लेकिन पता है आपको ये अवॉइड बाय, अडियर टू, कंप्लाई विद, है ना। लेकिन अडेप्ट के बाद में भी तो टू आता है। जब भी किसी चीज़ के लिए आप खुद को ढालें तो नई रेगुलेशंस को ना केवल कंप्लाई कर रहे थे बल्कि उनको उसके सामने खुद को ढालना भी पड़ा। तो दे हैड टू अडेप्ट टू एंड कंप्लाई विद द न्यू रेगुलेशंस। बड़ा आसान रूल है ये। इसका मेन फोकल पॉइंट क्या है कि आपको फिक्स प्रेपोजिशन पता तो हो, तब तो लगाओगे टू लगेगा कि विद लगेगा। और ये कैसे आएंगी, कैसे याद होंगी? ये रीडिंग से। कोई तरीका नहीं है, आप कितना भी रट लो, लिसन के बाद में टू आता है, लिसन नहीं याद आएगा आपको लिसन के बाद में टू। अगर आपने लिसन टू नाम का फ्रेज अपनी रीडिंग में 50-100 बार देखा ही नहीं, जब देख लोगे तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। ध्यान में आपका खींचता रहता हूँ ड्यूरिंग द जो है रीडिंग। चलिए लास्ट क्लास वर्क दे रहा हूँ आपको, आराम से इसको अटेम्प्ट करना। मोस्ट इन्वेस्टर्स अग्री एंड ट्रस्टेड इन द कंपनी मैनेजमेंट्स विजन। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो हैं अग्री करते थे और भरोसा भी करते थे कंपनी की मैनेजमेंट के विजन में। देख लेना फिक्स प्रेपोजिशन कैसे लगेगी और सही करके कमेंट्स में डालना। चलिए बढ़े आगे। ऑलराइट, अच्छा कहाँ से अपने, ये फर्स्ट हो गया ना पूरा। कह रहा द अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा आर नो डाउट अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल इंडियंस। कह रहा है जो अचीवमेंट्स हैं इंडियन डायस्पोरा की, भारतीय प्रवासियों की, वो बिना किसी शक के या डाउट के एक प्राइड का मैटर है, गर्व की बात है सभी इंडियंस के लिए। कह रहा है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द इवेंट इज़ नॉट लिमिटेड टू अ सिंपल
सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी और लॉडेटरी एक्सरसाइज। कह रहा है लेकिन ये भी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है कि ये इवेंट जो है प्रवासी भारतीय दिवस, ये सीमित ना हो, लिमिटेड ना हो, एक सिंपल या नॉर्मल खुद को ही शाबाशी देने वाली सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी या फिर खुद की प्रशंसा करने वाली लॉडेटरी एक्सरसाइज में। तो इसमें अच्छी अच्छी बातें तो ठीक है करनी है, लेकिन वहाँ तक इसको सीमित नहीं रखना। जो गलत बातें हैं, इंडियंस बाहर क्यों जा रहे हैं, देश में नौकरी नहीं है, बाहर जाके गलत काम भी करते हैं, छोटा मोटा काम करना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें भी इस मतलब इवेंट के अंदर इनकी बातचीत भी होनी चाहिए। चलिए, अचीवमेंट्स की वो है ना, इट की वो इस, इवेंट की वो इस, लिमिटेड होना, सीमित होना। लॉडेटरी और कॉन्ग्रेचुलेटरी एक ही बात है, किसी की प्रशंसा करना, कॉन्ग्रेचुलेट करना, किसी को शाबाशी या बधाई देना। कह रहे द इश्यूज फॉर द डायस्पोरा पर्टिकुलरली फॉर दोज हु आर स्टिल इंडियन नेशनल्स आर मोर एक्यूट नाउ। कह रहे जी इश्यूज जो हैं इंडियन डायस्पोरा के, खास करके वो लोग जो आज भी इंडियन नेशनल्स हैं, भारत का पासपोर्ट है, आधार कार्ड जिनके पास है, कह रहे हैं वो बहुत एक्यूट हैं, वो इश्यूज बहुत टेढ़े हैं, बहुत पैने हैं। एक्यूट होना यानी एक्सट्रीम होना। भारत का पासपोर्ट और बाहर रहता है तो इसका मतलब कुछ ऐसा छोटा काम कर रहा है जिससे वहाँ का पासपोर्ट उसको नहीं मिल रहा। जनरली जिस डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स जो जाते हैं बाहर रहते हैं, 4-5 साल में वहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई करके ले लेते हैं। तो जो लोग छोटा मोटा काम कर रहे हैं उनके इश्यूज ही सबसे ज़्यादा होंगे बाहर रह करके काम करने में। कह रहा था इंक्रीज इन फार राइट पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स पर्टिकुलरली इन द वेस्ट इज मेकिंग वीज़ा एंड एंट्री कंडीशंस फॉर इंडियंस मोर डिफिकल्ट। कह रहा है जो इंक्रीज़ है, जो इजाफा है फार राइट पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट में, बहुत ही ज़्यादा राइट विंग गवर्नमेंट्स में, राइट विंग आप समझते हैं ना, जो बदलाव के खिलाफ हो, देशभक्ति जिनमें ज़्यादा हो, वो होते हैं राइट विंग, है ना, जो कि समझ गए रूढ़ीवादी बोलते हैं। कह रहा है जो इजाफा हो रहा है रूढ़ीवादी सरकारों का, खास करके द वेस्ट में, पश्चिमी देशों में, ये इजाफा बना रहा है वीज़ा और देश में घुसने की कंडीशंस को भारतीयों के लिए और ज़्यादा मुश्किल। कह रहा है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू एड्रेस सच इश्यूज़, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी सरकार के लिए कि वो एड्रेस करे, सोल्यूशन निकाले इन इश्यूज़ का, मुद्दों का। सिंपल सेंटेंस इंक्रीज की वो है इज़ मेकिंग। ठीक है, आज मेरा पेन थोड़ा सा, टैबलेट जो है ना, चलो पानी गिर गया इस पर, उल्टे उल्टा चल रहा है आज ये। इट की वो है इज़। कह रहा है जी इंट्रैक्टेबल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स स्पेशली इन द वेस्ट एशिया वेयर मोर देन 9 मिलियन इंडियंस लिव एंड वर्क आर ऑल्सो पुटिंग लैक्स ऑफ इंडियंस इन पैरल। कह रहे कई सारे ऐसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो इंट्रैक्टेबल है, डिफ़िकल्ट टू मैनेज है ना, जैसे यूक्रेन की वॉर है, इसराइल और ये है हमास। कह रहे ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, खास करके वेस्ट एशिया में या मिडल ईस्ट में, जहां 90 लाख से ज़्यादा इंडियंस रहते हैं। कह रहे जी और काम भी करते हैं। कह रहे ये सारे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स पुट कर रहे हैं, रख रहे हैं लाखों इंडियंस की जान को पेरिल में या खतरे में। पेरिल का मतलब होता है डेंजर या खतरा। कह रहा एंड द पीवीडी इंगेजमेंट वुड बेनिफिट फ्रॉम डिस्कशंस बिटवीन द कम्युनिटी ऑन हाउ बेस्ट टू इंक्रीज अवेयरनेस एंड इन्हांस सेफगार्ड्स फॉर देम। और जो पीवीडी की इंगेजमेंट है प्रवासी भारतीय दिवस की, वो बेनिफिट करेगी, उसको फ़ायदा मिलेगा ऐसी डिस्कशन से, ऐसी बातचीत से जो हो कम्युनिटी के बीच में, और किस लिए कि कैसे, हाउ सबसे अच्छे तरीके से बेस्ट इंक्रीज़ किया जाए अवेयरनेस को, जागरूकता को, और बढ़ाया जाए इनके लिए सुरक्षा के गार्ड्स को, सेफ गार्ड्स को, सुरक्षा के इंतजाम को। ठीक है ना। हाउ बेस्ट एक फ्रेज होता है, हाउ बेस्ट टू डू समथिंग, किसी काम को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ना, हाउ बेस्ट, ये फ्रेज याद रखना, इसको यूज़ भी कर सकते हैं आप। चलिए लंबे सेंटेंस है पर बहुत आसान है भाई। इंडियंस की वर्ब है लिव एंड वर्क, पीबीडी की वर्ब है, एंगेजमेंट की वर्ब है वुड बेनिफिट। कह रहा है जी गिवन द ब्रॉड स्प्रेड ऑफ डायस्पोरा इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट इंडियाज टाइज विद इट डायस्पोरा बी इंक्लूसिव। कह रहा है जी देखते हुए ब्रॉड स्प्रेड को, बहुत बड़े फैलाव को डायस्पोरा के, अमीर गरीब हर का जाति का धर्म का आदमी इंडिया से बाहर जा कर के रहता है, तो कह रहा है डायस्पोरा का बहुत बड़ा स्प्रेड देखते हुए हर कंट्रीज़ के अंदर ये बड़ा ज़रूरी है, अब नेसेसरी है कि इंश्योर किया जाए, सुनिश्चित किया जाए, पक्का किया जाए कि भारत के रिश्ते अपनी डायस्पोरा के साथ में, भारत से बाहर रहने वाले प्रवासियों के साथ में, वो इंक्लूसिव हों, सबको अपने दायरे में लेने वाले हों। तो कुछ किसी अलग कम्युनिटी के लिए कुछ खास नहीं करना है हमें, गुजराती समाज के लिए, कुछ पंजाबी समाज के लिए नहीं करना है। जो भी भारतीय देश से बाहर गया है वो इंक्लूसिव हमारे, है ना, हमारे एक्शंस के और उसमें इंक्लूड होना चाहिए। और हमारे टाइज कैसे हों, इंक्लूसिव हो एंड नॉन पार्टीसन हो, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बिल्कुल भी पक्षपात से ना भरे हों, निष्पक्ष हों राजनीतिक मुद्दों पे। चलिए टाइज की वो है बी। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल हुआ है। आज मूड यहाँ पे
नहीं करेंगे, लंबा हो जाएगा आर्टिकल, है ना क्लास। फिर भी जिन बच्चों को याद है, प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड जिसमें वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जब आपको कोई इंस्ट्रक्शन मिले कि ऐसा करो तो आप उस काम को वर्ब की बेस फॉर्म से बताते हैं। कह रहा है जी रीसेंट एक्शंस बाय द गवर्नमेंट टू डिनाई और रिवोक OCI कार्ड्स फॉर दोज परसीव टू बी क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट बिलाई दिस नेसेसिटी। कह रहा है जी रीसेंट एक्शन जो हैं सरकार के, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो है मना कर देने के या वापस ले लेने के, रिवोक कर देने के OCI कार्ड को। OCI कार्ड होता है शायद ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, एक स्पेशल प्रिविलेज कार्ड होता है ना। इसमें आपके काम बहुत जल्दी होते हैं, बैंक अकाउंट बड़ा फास्ट खुलते हैं। तो कह रहा है रिसेंट कई सरकार की हरकतें आई जिसमें कई लोगों को OCI कार्ड दिया नहीं गया जो भारत के बाहर रहते थे, या उनके दिए हुए कार्ड छीन लिए गए। और कह रहा है ये उनसे लिया गया जो परसीव्ड हुए थे या माने गए थे कि वो क्रिटिकल हैं, आलोचक हैं सरकार के। कह रहा है ये सारे एक्शंस इस नेसेसिटी को झुटलाते हैं, विलाय करते हैं। नेसेसिटी ये है कि हम नॉन पार्टीसन, नो इंक्लूसिव हों, लेकिन सरकार क्या करती है, जो आदमी देश से बाहर जाकर के सरकार की बुराई करे उसका OCI कार्ड या तो बनने नहीं देगी यहाँ पे, या बना हुआ कार्ड उससे छीन लेगी। फिर उसके यहाँ पीछे जो लोग रहते हैं उनके बहुत प्रॉब्लम्स होती है, वो पैसे भेजेगा, भारी भरकम टैक्स कटेंगे उसमें से, क्योंकि OCI कार्ड उसके पास, फैमिली के पास नहीं है। चलिए एक्शंस की वो है बिलाई, परसीव्ड यानी माना गया, कंसीडर किया गया, ऐसे लोग जो कि समझे जाते हैं कि सरकार के लिए वो आलोचक है। कह रहा है जी अबव ऑल इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज दैट वन ऑफ बिगेस्ट ड्राइवर्स ऑफ इंडियंस माइग्रेटिंग इज़ द लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ विद इन इंडिया। कह रहा है जी सब चीज़ों के ऊपर अबव ऑल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मान लेना कि जो सबसे बड़ा ड्राइवर है, रीज़न है भारतीयों के बाहर जाने का, माइग्रेट करने का, वो है लैक यानी कमी आर्थिक मौक़ों की, अवसरों की, अपॉर्चुनिटीज़ की भारत के अंदर। तो ये चीज़ भी हमें एक्नॉलेज करनी है। इट की वर्ब है इस, और वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइवर्स की वर्ब है इस। वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन का इस्तेमाल हो जब भी किया जाए, याद रखना बहुत सारी चीज़ों में से ही वन को निकाला, यानी एक चीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी यानी प्लूरल चीज़ों में से ही एक का आप सिलेक्शन कर पाएंगे, तो वन ऑफ प्लस में प्लूरल नाउन। कह रहा है जी वाइल देर आर नो ईजी फिक्सेस फॉर दिस द लॉस टू इंडिया ऑफ सम ऑफ इट्स मोस्ट टैलेंटेड पीपल मस्ट बी काउंटेड। कह रहा है जी जहाँ कोई इजी फिक्सिस नहीं है, आसान सोल्यूशन नहीं है। फिक्स का मतलब होता है मरम्मत या इलाज, कोई आसान इलाज नहीं है इस चीज़ का। कह रहा है फिर भी जो लॉस है भारत के लिए, हमारे कुछ टैलेंटेड लोगों का जो भारत छोड़ के गए, कह रहा है इसको भी काउंट किया जाना चाहिए, इसको भी कंसीडर करना चाहिए। कह रहा है जी इवन एज द कंट्री सेलिब्रेट्स देयर इनक्रेडिबल सक्सेस एंड इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल स्टेज। कह रहा है और ये काम तब होना चाहिए, इस लॉस को हमें तब देखना चाहिए जहाँ एक तरफ इवन एज मतलब होता है वहीं दूसरी तरफ, है ना, या जहाँ एक तरफ वहीं दूसरी तरफ जब हम सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं इनकी इनक्रेडिबल सक्सेस का। इनकी इनक्रेडिबल मतलब ड्रीम लाइक, जिसको भरोसा ना कर सको आप। कोई आदमी इंडिया से गया और US के अंदर प्रेसिडेंट बन गया, है ना, वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला है, ऐसा काम करना। तो ये इंडियंस जो हैं जिनकी इनक्रेडिबल सक्सेस को हम सक्सेस जो सेलिब्रेट करते हैं, और उनके इम्पैक्ट को, उनके असर को ग्लोबल स्टेज में, वैश्विक मंच पे, तो ये हमें करते हुए साथ में ये भी देखना है कि ये भारत से गए इसलिए थे क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को जो डिजर्व करते थे वो हम नहीं दे पाए। चलिए इजी फिक्सेस की वर्ब है आर, लॉस की वर्ब है मस्ट बी काउंटेड, ठीक है। कंट्री की वर्ब है सेलिब्रेट करना, जश्न मनाना। इनक्रेडिबल, क्रेडुलस, क्रेडेंशियल, क्रेडिबल, ये 5 वर्ड्स बहुत बार करवाए हैं आपको, आज करवा नहीं रहा हूँ, नोट्स निकाल लो और 5 को एक बार देख लेना। इनक्रेडिबल मतलब जिस पे भरोसा ना आए, जो अनबिलीवेबल हो, है ना, जिसको सुन के लगे यार ये हो ही नहीं सकता, इनक्रेडिबल। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को, जल्दी से आ जाओ अपने क्विज पे, क्लास को लंबी होने से बचाने के लिए। फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। कह रहा है जी इनमें से कौन सी चीज़ इन्फर की जा सकती है, या कौन सा इन्फ्रेंस, है ना, निकाला जा सकता है, कंक्लूजन निकाला जा सकता है भारतीयों के द्वारा चैलेंज जो फेस किए जाते हैं भारत से बाहर। क्या लगता है इन चारों में से सबसे बड़ा चैलेंज उन लोगों के लिए क्या है? आराम से इसको ट्राई देना है खुद से, मैं करवा रहा हूँ आंसर, पहले खुद से एक बार देख लो वीडियो पॉज करके। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज उनका यही है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और जो वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस हो रही हैं इन पे, जिसकी वजह से इनको आगे वीज़ा नहीं मिल रहे, भारत वापस आना पड़ रहा है ना, या फिर कॉन्फ्लिक्ट में जान बचा के इनको सरकार निकाल के लाती है, यूक्रेन से, इजराइल से, पैलेस्टीन से। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है इनकी आज की डेट में, है ना, ये चैलेंजेस सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं। तो फर्स्ट में जी आपका आंसर बन जाएगा बी ऑफ कोर्स। सेकंड पे आ जाओ। कह रहा है जी सेंट्रल आइडिया क्या है इस पैसेज का, एक सेंटेंस में इसको समझाना हो तो कैसे समझाया जाए?
सेंट्रल आइडिया ये है कि जो पीबीडी है ये फोकस करता है अचीवमेंट्स पे भारत की डायस्पोरा के और एड्रेस करने के उनके चैलेंजेस को। यही काम होता है इस पीबीडी नाम के, ठीक है ना, खास जो है इवेंट का। चलिए, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं आता यहाँ पे। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स ने इंडियन डायस्पोरा की कंट्रीब्यूशन को रिड्यूस नहीं किया, कंट्रीब्यूशन उतना ही जारी है ना। इंडियन डायस्पोरा की कंट्रीब्यूशन सिर्फ भारत की ग्रोथ के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए, लास्ट के 6 क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं हमें। बीच के क्वेश्चंस हैं वोकैब पे और लास्ट के क्वेश्चंस हैं ग्रामर पे। 2 क्वेश्चंस ग्रामर पे। ग्रुप ऑफ पीपल जो बाहर रहते हैं, इंट्रैक्टेबल का मीनिंग, सीमलेस का एंटोनिम और क्रेडुलस का आपसे मीनिंग पूछा है। 2 एरर्स मिलेंगी। पहली आपको मिल सकती है परफेक्ट पार्टिसिपल में और दूसरी आपको ज़रूर मिलेगी जो कॉन्सेप्ट आपको करवाया था फिक्स प्रेपोजिशनल वर्ब्स का, जो एक दूसरे से मिक्स्ड होती हैं। सबके आंसर्स फर्स्ट कमेंट में डाल दिए हैं, खुद से ट्राई देना। मेरे आंसर से अपने चेक करो। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना, शेयर करना कमेंट्स में। कल आपसे लेंगे मुलाकात, जरूर से एक लाइक और एक शेयर दें। अंटिल देन, और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।